नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वैक्सीन में पेटेंट की बाधा, इसमें आपका स्वागत है। और ये मुद्दा आज हम इसलिए उठा रहे हैं, हालांकि पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। एक तरफ भारत ने जो प्रस्ताव WTO के सामने रखा था, भारत और साउथ अफ्रीका ने, उसको अमेरिका का समर्थन मिल गया और इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है वैक्सीन की सप्लाई की दिशा में। तो दूसरी तरफ अब भारत के अंदर भी इस तरह की डिमांड तेज हो गई है कि यहाँ पर भी अलग अलग कंपनियों को ज़रूरी लाइसेंस दिए जाएं ताकि वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या वैक्सीन की सप्लाई में पेटेंट बाधा है या फिर पेटेंट बहाना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बिल्कुल आसान भाषा में हमारा मकसद ये है समझाने का कि आप ये समझ पाएं कि जो कवायद पेटेंट को लेकर चल रही है वैक्सीन की, इसका वैक्सीन की सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप तक वैक्सीन पहुंचने में इस पूरी कवायद का कितना बड़ा सपोर्ट रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वो साल 1955 का था जब अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई। पेटेंट ये कहते हुए नहीं करवाया था कि जो वैक्सीन सबकी जान बचाएगी वो सिर्फ उनकी कैसे हो सकती है। डॉक्टर जोनास की इसी सोच ने पोलियो को करीब करीब खत्म कर दिया है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही है, पूरी दुनिया में 16 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, 33 लाख से ज्यादा कोरोना के हाथों मारे जा चुके हैं, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी ये कह चुका है कि दुनिया के कुल संक्रमितों में से हर तीसरा चौथा आदमी भारत से है। जब अकेले भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जब भारत दूसरी लहर की दोहरी मार झेल रहा हो, मरीजों को अस्पतालों में बेड न मिल रहे हों और वैक्सीन के लिए लंबी कतार लगी हो, तब देश ही नहीं दुनिया भर से एक आवाज उठ रही है कि क्या वैक्सीन के पेटेंट को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इसकी शुरुआत पिछले साल ही कर दी थी। पिछले साल अक्टूबर में WTO ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की कमी है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी हथियार है, जिसे देखते हुए वैक्सीन पर पेटेंट को खत्म किया जाना चाहिए। भारत की इस पहल को आज 120 देशों का साथ मिल चुका है। अमेरिका ने कहा कि वो वैक्सीन के पेटेंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी कहा कि वो इस मुद्दे पर विचार करेंगे। अगर अमेरिका पेटेंट हटाने की शुरुआत करता है तो उसकी देखा देखी दूसरे देश भी उसके पीछे चल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि भारत इस हालात में अपने यहाँ क्या कर सकता है। तो आपको ये बताना जरूरी है कि वैक्सीन पर पेटेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक हलफनामा भी दायर कर रखा है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि पेटेंट के मुद्दे पर कई अड़चने हैं। जैसे पेटेंट हटाने से सरकार की विदेशों में जारी बातचीत पर असर पड़ेगा। सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि अगर वैक्सीन का पेटेंट हट भी जाता है तो भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और न ही सप्लाई में कोई तेजी आ पाएगी, क्योंकि वैक्सीन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसकी पहले से ही कमी है। पेटेंट हट भी गया तो वैक्सीन निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या होगा। लेकिन देश में वैक्सीनेशन का जो हाल है, उसके लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 1 मई से 12 मई के बीच केंद्र ने 85% वैक्सीन सिर्फ 7 राज्यों को दी। इन वैक्सीन का इस्तेमाल 18+ के वैक्सीनेशन के लिए किया जाना था, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात का नाम शामिल है। इनके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार को भी वैक्सीन मिली। वैक्सीन का ये वितरण तब हुआ है जब दक्षिण के राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले कर्नाटक में हैं। इसके बाद केरल तीसरे और आंध्र प्रदेश छठे नंबर पर आता है। तमिलनाडु 7वें, पश्चिम बंगाल 9वें और छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर आता है। वैक्सीन के पेटेंट के मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हर विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार को वैक्सीन का पाठ पढ़ा रही है और कह रही है कि सरकार को वैक्सीन पर से पेटेंट हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पेटेंट हटा देने भर से काम हो जाएगा, क्योंकि अगर पेटेंट हट भी गया, बिना कच्चे माल और तकनीक के कोई भी कंपनी वैक्सीन कैसे बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, चीफ नेशनल टास्क फोर्स ICMR के, और साथ ही हमारे साथ हैं विकास सिंह, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज की हमारी चर्चा का मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएं आसान भाषा में कि जो वैक्सीन को लेकर, जो पेटेंट को लेकर बातचीत चल रही है, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट ग्राउंड पर दिखेगा, सप्लाई के ऊपर दिखेगा। तो अरोड़ा जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि जो पेटेंट को लेकर इस वक्त WTO में चल रहा है, जहां पर भारत के प्रस्ताव को अमेरिका ने सपोर्ट किया है, और दूसरी तरफ यहां पर भी ये डिमांड की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कि अतिरिक्त जरूरी लाइसेंस दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई हो सके, उत्पादन बढ़ सके। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि अगर अतिरिक्त लाइसेंस भी दिए जाते हैं, कंपलसरी लाइसेंस, और वहां पर भी WTO में भी बात बन जाती है, तो क्या ग्राउंड पर तत्काल प्रभाव से जो कंपनियां हैं वो सप्लाई बढ़ाने में सक्षम हैं, या इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा पूरी प्रक्रिया को फॉलो होने में? आप क्या मानते हैं सर? आपने जो इनिशियल फिल्म दिखाई और उसके बाद आपने जो सवाल, एक्चुअली सवालों में ही आपके जवाब आपने खुद दे दिया है कि पहली बात, ये वैक्सीन बनाना जो है फार्मा इंडस्ट्री में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का बात है। इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे BSL-3 लेबोरेटरी चाहिए जिसको वायरस, लाइव वायरस किसी को हैंडल करना है, तो इसी तरीके से जो वायरस वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत है और उसमें सारी दुनिया से सामान चाहिए होता है। तो पहली बात तो ये है कि मैं पेटेंट की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये है कि कोई भी कंपनी वैक्सीन बनाने के लिए सक्षम होने के लिए, नई अगर वैक्सीन बनानी है तो उसको 3-4 महीने से कम टाइम नहीं लगता है। और यही है कि जहां पेटेंट भारतीय वैक्सीन है, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, उसमें अभी पिछले 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में ही ये काम किया गया। एक कंपनी जो भारतीय कंपनी है वो फरवरी से ही उसके साथ जुड़ी हुई थी और 2 और जोड़ दी गई हैं कि भाई अगले अगस्त तक ये 3 और कंपनियां भारत बायोटेक के साथ और वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन मतलब ये सब ये भारतीय क्योंकि भारतीय वैक्सीन है। इसी तरीके से कोविशील्ड के बारे में भारत, आपने सही बताया है कि ये बिल्कुल ही सही है कि ये पेटेंट हमारे पास नहीं है, और अगर हम पेटेंट को तोड़ने की और उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे तो खाली हमें एक इस वैक्सीन की नहीं, बाकी जगह भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो केवल खाली पेटेंट एक इशू है, लेकिन उतना ही बड़ा इशू ये है कि जो वैक्सीन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है और कंपनियों को तैयारी करनी होती है, वो इतना आसान नहीं है जितना कि अगर मेरे को एक कैप्सूल बनाने का या दूसरे केमिकल जो बनाना वाली केमिकल बेस्ड दवाइयाँ होती हैं। तो हमें लगता है कि इसको सबकी सहमति से अगर किया जाता है, और कोविशील्ड वाला जो है, जो ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इस समय 7 करोड़ कर रहे हैं और अब 12 करोड़ बनने वाला है। लेकिन भारत बायोटेक जो आज 1.5 करोड़ बना रहा है, अगले 4 महीने में वो भी हर महीने 10 करोड़ डोजेस बनाएंगे, लेकिन उसमें सबको जो है लाइसेंस दूसरी कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ये कह रहे हैं कि भले ही पेटेंट नियमों में ढील दे दी जाए, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा ग्राउंड पर कंपनियों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। रॉ मटेरियल की सप्लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसको जुटाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब विकास सिंह जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल सर ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब इसको लेकर बात ये हो रही है कि एक तरफ तो WTO में जो लोग कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक तरफ तो WTO में भारत इस प्रस्ताव को मजबूती से रख रहा है, वहां पर US का भी अब सपोर्ट मिल गया है, और दूसरी तरफ यहां पर जो भारत का स्टैंड है वो अलग है, और सरकार यहां पर ये कह रही है कि रॉ मटेरियल की दिक्कत है और यहां पर अगर कंपलसरी लाइसेंस दे भी दिया जाए तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है सर कि जो यहां पर दलील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा है, क्या इससे भारत का पक्ष वहां पर कमजोर होगा जो लोग कुछ कह रहे हैं, या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है WTO में जो हमारा स्टैंड है? देखिए, जो भारत का पक्ष है, यहाँ पे जो सरकार का पक्ष है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल देश के खिलाफ ये पक्ष है।
आज के दिन कंपल्सरी लाइसेंस दो इंस्टेंसेस में किए जाते हैं। एक इंस्टेंस में किया जाता है अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है वो नहीं बना पाएगा और कंट्री को जरूरत ज्यादा है, तो उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस होता है। कंपल्सरी लाइसेंस प्राइसिंग के लिए भी होता है। आज आप देखिए कि हम कोविड की बात कर रहे हैं, 150 रुपए में उन्होंने कहा है कि हम सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और एनडीटीवी को उन्होंने खुद 6 अप्रैल को एक इंटरव्यू विष्णु सोम के साथ कहा कि 150 में भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कह रहे हैं कि हम 59 करोड़ जो पॉपुलेशन है विच इज 18 to 44, वो हम इस 150 रुपए से नहीं वैक्सीनेट करेंगे। उसका किस रेट से करेंगे? तो 300 और 600 रुपए पे करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट 300 पे करेगी और प्राइवेट सेक्टर 600 पे करेगी। अगर आप 300 रुपए पे लें और 600 रुपए पे लें तो दोनों का जो एडिशनल खर्चा है, मतलब 150 के हिसाब 150 को मान के चलिए, अगर आप मेन खर्चा ओरिजिनल खर्चा मान के चलिए, तो 300 और 600 का जो एडिशनल खर्चा है 29.5 करोड़ लोगों को स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू वैक्सीनेट करने में, ये अमाउंट आता है 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ 36,000 करोड़ बचाने के लिए भी अगर सरकार अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहती है तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को शक होता है। नंबर 1। नंबर 2, आज जो रॉ मटेरियल का ये मुद्दा उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल का मुद्दा तो पहले बाद में आएगा। पहले आप एक नोटिफिकेशन तो जारी कीजिए सेक्शन 92 में पेटेंट एक्ट में कि ये कोई चाहे बनाना चाहे तो लाए। क्योंकि मान लीजिए हम एक बात कह रहे हैं, मुद्दा चलो उसी रॉ मटेरियल मुद्दे पे आप वापस आते हैं। अगर उस रॉ मटेरियल पे कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर कम टाइम पे अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर करने को तैयार है तो वो अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। आप कम से कम आप डिक्लेयर तो कीजिए कि इमरजेंसी है। आज के दिन में अगर आप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से 92 को स्टैट्यूट पर रखने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर इससे बड़ा कोई इमरजेंसी पूरे भारत वर्ष पे, मैं कहता हूं इंडिपेंडेंस क्या शायद स्पेनिश फ्लू के अलावा जो 100 साल पहले आया था, आज इससे बड़ा कोई इमरजेंसी इस देश में नहीं आया है। इससे बड़ा कोई विपत्ति इस देश पे नहीं आया है। ऐसी विपत्ति पे भी अगर सरकार चुपचाप सोया बैठा है और सरकार जो है इसमें सेक्शन 92 में नोटिफिकेशन नहीं इशू करना चाह रहा है, तो कहीं सरकार की नीयत में खोट है, या तो पैसे के मामले में खोट है, या वो चाहते नहीं है कि ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो। तो आप वो बता दें, क्लियर करें अपना स्टैंड कि उनका क्या स्टैंड है इस मामले में। इसलिए जो 92 का जो अख्तियार है वो अख्तियार करने के बाद ही पता चलेगा कि इस मैन्युफैक्चर, आपको बताएं एक प्राइवेट कंपनी है जिमखाना क्लब, उस प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करने के लिए सरकार तैयार है क्योंकि सरकारी बाबुओं को मेंबरशिप नहीं मिल रहा है। अगर आपको कंपनीज एक्ट में इतना तैयार है कि आप चाहिए इसको टेक ओवर कर सकते हैं इस कंपनी को, अगर ये कंपनीज आपके साथ अगर कोई नहीं कर रहा है तो। अगर आपको 150 रुपए में बेच रहा है, बाकी को बोलता है 300 और 600 में बेचेंगे और 36,000 करोड़ एडिशनल कमाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें स्टेप इन करना चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को इसमें तत्काल प्रभाव से अपना मन बदलना चाहिए और यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अभी, क्योंकि ये तो अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पर दिक्कत ये हो रही है कि जी सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इस पर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अब सवाल ये है कि जो वैक्सीनेशन कर गया, हाँ, कि WTO में भी नुकसान होगा इनको, इस तरह के एटीट्यूड से इनको WTO पे भी नुकसान होगा। जो आपका मेन सवाल था उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि इस तरह के एटीट्यूड रखने से सरकार को WTO में नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर कुछ और बोलते हैं और यहाँ पर अपना हक इस्तेमाल करने के में बोलते हैं कि नहीं हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए WTO पे भी नुकसान होगा इनको। जो आपका ओरिजिनल सवाल जो था। अच्छा, तो जी, तो आप कह रहे हैं कि WTO में भी इसका नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो 18+ को वैक्सीन देने की मंजूरी दी गई है, उसकी जनसंख्या करीब 60 करोड़ के आसपास है। 30 करोड़ सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था 45+ और जो बाकी प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं। सवाल यह है कि 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जो वैक्सीन की जरूरत इस वक्त है, आखिर उसकी सप्लाई होगी कैसे, किस तरह से ये सप्लाई होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर थर्ड वेव को रोकना है तो बहुत जरूरी है कि तेजी से आप वैक्सीन के काम को आगे बढ़ाएं। अब अरोड़ा जी, जो बात विकास सिंह जी ने कही कि अभी बहुत जरूरी है कि वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हुआ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 18+ को अलाउ किया गया तो करीब 60 करोड़ की आबादी और ऐड हो गई,
30 करोड़ में, तो मतलब 90 करोड़ अभी हमारे टारगेट ग्रुप में है जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। और वैक्सीन की सप्लाई अगर दो कंपनियों की देख लें तो करीब 7 करोड़ का प्रोडक्शन अभी कोविशील्ड का है और 1 करोड़ के आसपास का कोवैक्सीन का है। हालांकि आगे और बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन अगर 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, अगर इसमें मान लीजिए आप जो डैमेज है उसको जोड़ लें या कुछ और लोगों को कम कर दें, अगर पूरे लोग नहीं भी ले पाते हैं तो भी करीब करीब 1 करोड़ 130 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। और हमारी सप्लाई इस वक्त 8-9 करोड़ के आसपास है, आगे इंपोर्ट होगा, बाकी चीजें अलग से तय होंगी। तो इस रफ्तार से सर तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए और क्या उपाय इस वक्त होने चाहिए जिससे तत्काल प्रभाव से हम वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ पाए? 2-3 चीजें करने की जरूरत है। नंबर 1 कि जो आज वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट है या भारत बायोटेक, ये जितना अधिक वैक्सीन अपना रैंप अप कर सकें प्रोडक्शन, उसमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और वो मेरे ख्याल से हो रहा है। और जो अंदाज़ा दिया गया, जैसे मैं बोल रहा था कि अगस्त तक दोनों से 10 और 12 करोड़ पर कंपनी बनने लगेगा, तो 20-22 करोड़ डोजेस पर मंथ हो जाएंगी। इसके अलावा हमारी 3-4 कंपनियां और आ रही हैं जो वैक्सीन करेंगी, क्योंकि एक ही जगह बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। और वो है कि कैडिला जाइडस जो है वो अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है स्पुतनिक, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा दिया गया है कि लगभग 5 से 6 करोड़ डोजेस पर मंथ ये बनाने लगेंगे जुलाई अगस्त तक। 6 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरा कि जो जॉनसन एंड जॉनसन है, वो भी अपना प्रोडक्शन तब तक जुलाई अगस्त तक आ जाना चाहिए उनका, क्योंकि अब वो ब्रिजिंग ट्रायल वाला जो है वो गैप, वो पीरियड की ज़रूरत नहीं है, वो साथ साथ चल सकता है। चौथा कि जिनोवा हमारी अपनी mRNA वैक्सीन, तो कैडिला जाइडस डीएनए की वैक्सीन है और mRNA की जो वैक्सीन है वो भी अगस्त के एंड तक या सितंबर तक आ जाएगी। तो ये इन सारों को फैसिलिटेट करना है कि रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटके और चीज़ें चलती रहें। और वही तरीका है कि इस तरीके से 6-7 हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं और टोटल नेट वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है, अगर अगस्त सितंबर में हमारे पास 20 और 25 करोड़ डोजेज रोज़ाना हर महीने हो जाती हैं, तो हमें करीब 6 महीने या 5 महीने में हम अपनी सारी पॉपुलेशन को, हमें सालों की ज़रूरत नहीं है, कुछ महीने हैं। और यहाँ पर कि ये फीजिबल है कि नहीं, ये एक सवाल पूछते हैं कि भाई कहना तो ठीक है 20 करोड़ हम लोगों को हर महीने दे सकते हैं कि नहीं। अगर हम ज़रा पीछे देखें तो अप्रैल के महीने में 70,000 इम्यूनाइजेशन सेंटर थे। 70,000 इम्यूनाइजेशन सेंटर जो है, एक सेंटर पे रोजाना 100 बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। तो 70 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन दी जा सकती है। वो तो ठीक है सर, इंफ्रा है लेकिन वैक्सीन नहीं है। महीने में करीब 20 करोड़ लोगों तो वैक्सीन की कमी है, जो हमारे पास जुलाई अगस्त में जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी और वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके। और आपने एक बहुत अच्छा बात कही कि अगर 18 साल से ऊपर वाले को देना है तो हमारे करीब 1.5 अरब वैक्सीन की डोजेस की जरूरत है। राइट सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जुलाई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप एक आईसीएमआर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी बात की अहमियत है। आप ये कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक बहुत हद तक वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ा ली जाएगी। लेकिन विकास सिंह जी, मैं जो बात आपने जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के मूड मिजाज को बहुत बखूबी जानते हैं, समझते हैं। यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ने भी डब्ल्यूटीओ में यही बात कही कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए और लिए जा सकते हैं। तो क्या ये दलील सुप्रीम कोर्ट में भी फिट बैठती है क्या? और इस दलील के आधार पर जो हलफनामा सरकार की तरफ से दी गई है वो खारिज हो सकती है क्या? ये तो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपका अपना अनुमान और आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं अपने ऑर्डर में, जिसका इनको अपने हलफनामे से जवाब देना था, उन्होंने वैक्सीनेशन का बहुत सारे क्वेश्चन जवाब दिया ही नहीं। प्राइसिंग का जवाब नहीं दिया है। क्यों एक डबल प्राइस में स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट भी सिटीजन को ही वैक्सीनेट करने के लिए है, तो डबल प्राइस। अब उनका देखिए कितना फुलिश जवाब है। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चूंकि पैसा देने को तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए, इसलिए प्राइस कोई वैल्यू नहीं रहता। अरे स्टेट गवर्नमेंट के पास चॉइस है क्या?
कि अपने सिटीजन को वैक्सीनेट ना करे, ऐसा कोई चॉइस है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो इसलिए ये कहना कि हम प्राइस पे जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह रखा है कि अपने लोगों ना करे, फ्री वैक्सीनेट ना करे, इसलिए ये लोक लुभावन फैसले हर वक्त क्यों? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत एक सबसे बड़ा फैसला गलत हुई है। दूसरी गलती क्या है, आप देखिए आज के दिन में गांव में, खास करके गांव में और गरीबों के बीच में वैक्सीन पहुंचाना आसान है, आईसीयू बेड पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप चाहिए गांव में हॉस्पिटल सेटअप कर दें, आईसीयू बेड पहुंचा दें, ऑक्सीजन पहुंचा दें, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे देश में जिस तरह की आबादी है, ये वैक्सीन पॉलिसी जो है ये अमीरों के लिए ही बना, गरीबों के लिए है ही नहीं है। गांव तक तो पहुंचेगा ही नहीं कभी ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे गांव वाला आदमी कर पाएगा, बताइए मेरे को। गांव वाले के कितने लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है जो और समझ पाएंगे और ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे? इसलिए जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था कि गरीब कैसे वैक्सीनेट होगा, कोई इनके पास उसका जवाब नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी जो भी बना रहा है, मेरे को नहीं मालूम कौन पॉलिसी बना रहा है, लेकिन जो भी पॉलिसी बना रहा है, देखिए एक और इन्होंने बात हलफनामे में गलत तरीके कही है। स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। अरे आपका जो फ्री वैक्सीन भी जो हो रहा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हो रहा है, कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सब बोलना, हलफनामे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेगा। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया विकास सिंह जी आपका और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जी आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर वैक्सीन की सप्लाई को लेकर के आगे किस तरह की चीजें हो सकती हैं। और बड़ा सवाल यही है कि जो भी कवायद हो रही है, अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ाना बहुत जरूरी है और तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया।